तो आइए देखिए, कृष्ण भगवान जी भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। रोहिणी नक्षत्र। डिग्री वाइज आप देखोगे तो फोर्थ नक्षत्र है। और मैं बताता था आपको 13 डिग्री 20 मिनट का एक्सपांसन होता है सारे नक्षत्रों का। इसीलिए जोडियाक का 40 डिग्री के बाद ये शुरू होता है। तो पहला 30 डिग्री किसका हो गया? एरीज। उसके बाद आपका टॉरस। तो टॉरस के 10 डिग्री से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। और उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट यानी टॉरस के 23 डिग्री 20 मिनट में ये नक्षत्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो जोडियाक में ये जो रोहिणी नक्षत्र है वो पूरा के पूरा कौन से प्लानेट के अंडर आएगा? नक्षत्र स्वामी कौन बनेंगे? मून। मून। चंद्रमा। है ना? राशि स्वामी कौन बनेंगे? वीनस। शुक्र। तो शुक्र और चंद्रमा का योग हो गया। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र चंद्रमा का योग का मतलब हो गया कि आपका जिस हाउस में चंद्रमा एग्जल्टेड होता है वो हाउस का एनर्जी शुक्र का है। और वो टॉरस वाला साइन है और ये वही साइन है जिसपे हम इस नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए रूलिंग डेटी का बात होता है। तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का बेटे हैं ऐसे प्रजापति, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ब्रह्मा को ये नक्षत्र को गवर्न करने के लिए कहेंगे कि हाँ जी ब्रह्मा जी इसको गवर्न करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि चंद्रमा अगर इसका स्वामी है तो चंद्रमा के साथ रोहिणी का जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है। और चंद्रमा की कितने पत्नियां हैं? ये जो 27 नक्षत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं एक करके, वो सारे चंद्रमा के पत्नियां हैं। और सबसे सुंदर पत्नी कौन है? रोहिणी। सबसे सुंदर जो है रोहिणी है। तो ये मान्यता है कि चंद्रमा जो है बाकी पत्नियों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्यार भी रोहिणी को ही करते हैं। और इसी वजह से बाकी जो वाइफ्स हैं उनके उनको ऐसे फील होता है कि दे आर एक्चुअली डिसरिगार्डेड। है ना? तो ये सारे जाके अपने पिताजी को कंप्लेंट करते हैं कि चंद्रमा जो है रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे लिए उनके मन में किसी भी तरीके का श्रद्धा प्यार है नहीं। सो अल्टीमेटली एक कहावत के हिसाब से चंद्रमा को जो श्राप मिला है कि आपका जो सुंदरता है वो सुंदरता जो है बिल्कुल ही नष्ट हो जाए, वो भी जो है उनके ससुर जी का दिया हुआ श्राप है। और एक ऐसे भी भगवान हैं जिनको एक्चुअल में उनका संबंध भी अपने ससुर जी के साथ अच्छा नहीं है। बता सकते हैं कौन से भगवान? शिव जी। शिव जी। तो यहाँ पे ये संबंध जो है ये बताता है कि चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति के लिए भी ब्रह्मा जी ने ही बताया था कि आपको शिव जी का पूजा करना पड़ेगा। और चंद्रमा शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। जो पूजा का परिणाम यह है कि शिव जी चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण करते हैं। तो आप देखिए ये एक एरिस्टोक्रेटिक साइन में बैठा हुआ सिंबल है। लेकिन ये इतना आसान साइन भी नहीं है। किसको किसको रिप्रेजेंट करता है वो बताने से पहले आपको हमेशा याद रखना होगा श्री कृष्ण का जन्म और उनके जो भी वृतांत है, उनका जो लाइफ साइकिल है, उसको समझने के लिए ये जो आपको नक्षत्र है बहुत अच्छा आइडिया और बेस प्रोवाइड कर सकता है। तो आप बताइए कृष्ण का जो जन्म हुआ था क्या वो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हुआ था और इट वाज ए स्ट्रगल? इट वाज अ स्ट्रगल सर, थ्रू स्ट्रगल। ये स्ट्रगल है ना। अब उसके बाद देखिए शुरू में जो है बहुत सारे राक्षसों का विनाश करना पड़ा बहुत ही बचपन से। चाहे वो पूतना का वध करें, चाहे वो बकासुर का वध करें, बहुत सारे लोग जो हैं कृष्ण को मारने के लिए आए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही बचपन से ही आपके अंदर ऐसे आकर्षण और गुण होगा कि आपको डेफिनेटली बैकबाइटिंग जेलसी और स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। कभी भी आसान नहीं है आपको लगेगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू वेरी गुड कैन से फेस। आपके आय जो है बहुत सुंदर हो सकते हैं अगर इस नक्षत्र में कोई जन्म हुआ है। तो डेफिनेटली उसका पहला महादशा कौन सा होगा अगर यहाँ पे किसी नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है तो? चंद्र का। चंद्रमा का महादशा। लेकिन महादशा के लिए हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? चंद्र जो है उस नक्षत्र में जन्म के समय में रहना चाहिए, है ना? लग्न का करेक्ट। नक्षत्र का बात हम नहीं कर रहे हैं। हम चंद्रमा का बात कर रहे हैं कि चंद्रमा जब भी इस नक्षत्र में होगा
तो शुरू में जो है आपका जो नक्षत्र स्वामी है उसी का ही दशा चलेगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है। तो आप देखिए कौन कौन से चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। चाहे बुलक काठ है, चाहे आपका जो आपके हर्ष चैरियट है उसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बेनियन ट्री लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक ट्री याद रखना होगा, जामुन का ट्री। तो ये नक्षत्र जामुन के ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। और जब आपको कुछ रिचुअल्स वगैरह करना होगा और लाइफ में आपके इस नक्षत्र में कोई शत्रु प्लैनेट बैठा हुआ है आपके चार्ट में, जैसे राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको जामुन का पौधा लगाना है। ये उसका एक बहुत बड़ा रिमेडी है। और आप देखिए जब रोहिणी कह रहे हैं तो एक्चुअल में उसका जो की वर्ड है वो रोहन है। रोहन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू नर्चर ग्रोथ एंड मैनिफेस्ट क्रिएशन इटसेल्फ। तो सेकेंड हाउस जो है नॉरिशमेंट का भी हाउस है। और उसके बिल्कुल सेंटर में ये वाला जो है नक्षत्र रहता है, 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज को अगर ग्रो करने का कैपेबिलिटीज किसी नक्षत्र में है, सुपर नेचुरल पावर, तो आपका रोहिणी नक्षत्र है ना। तो इसीलिए अगर मानिए आपके पास कोई पर्टिकुलर प्लानेट का एनर्जी कम है, तो जब भी वो प्लानेट आपके जोडियाक में रोहिणी नक्षत्र के अंदर आएगा, तो उस टाइम में उसका रिमेडी और रिचुअल्स करके आप अपने पावर को एनहेंस कर सकते हो और उसमें उसका गुण में बहुत ज्यादा वृद्धि होगा। तो ये आपके डिटेल्स हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉरस साइन में आता है, 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक है। उसके बाद जेंडर जो है फीमेल है, और मनुष्य गण है, और डायरेक्शन जो है ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूजुअली नंबर 1 जो साइन है वो ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेकंड साइन में आ रहा है। तो एक्चुअल में आप ऐसे देखोगे तो पोजीशंस जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो 1 नंबर घर आपका कोई भी साइन होगा कालपुरुष कुंडली में कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? सर एक और एक नंबर बार बताइए डायरेक्शन। एक नंबर सन जो भी ईस्ट। आपका 1 नंबर है वो सन यानी ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके ऑपोजिट में 7 नंबर है, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपका राइट हैंड ईस्ट में रह रहा है और लेफ्ट हैंड वेस्ट में रह रहा है, तो मूव करने वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? ईस्ट टू वेस्ट। वो नॉर्थ होगा, ठीक है। फोर्थ हाउस जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, और 10th हाउस जो है वो आपका साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। जैसे ही आप मानिए फोर्थ हाउस के और देख रहे हो, तो आपके बैक साइड में कौन सा हाउस रहेगा? 10th हाउस, है ना। नॉर्थ और साउथ, फोर्थ और 10th। और फर्स्ट में सूर्य सबसे पावरफुल होता है, कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन। और 7th जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट। तो इसीलिए कहते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में वाटर का सोर्सेस होना चाहिए, है ना। नॉर्थ के डायरेक्शन में वाटर के सोर्सेस होना चाहिए। आप घर में जब वास्तु बनाएंगे तो ये आपको बहुत काम में आएगा। इन चीज़ों को समझना है, कौन से डायरेक्शन में क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी, ये जो आपका डिग्रीज है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताएगा। आपके पास बहुत अच्छा लैंडेड प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करोगे, पहले तो सनराइज का डायरेक्शन को देख लीजिए, वो आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, है ना। फिर आप जो है नॉर्थ और साउथ को ऐसे ही पॉइंट आउट कर लीजिए, और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ जामुन के पेड़ लगाइए, है ना, अगर बहुत बड़ा लैंड आपके पास है। तो फिर आप जो है ये रिचुअल्स कर सकते हैं, जिसमें जैसे जैसे वो जामुन के पेड़ बढ़ेंगे, आपका नॉरिशमेंट का पावर, बहुत बड़े कुटुंब को चलाने का पावर, पैसा कमाने का पावर, लाइफ में मेटेरियलिस्टिक गेन का पावर, सारे फुलफिल होते जाएंगे, है ना। तो आप ये चीजों को भी देखना है। उसके बाद आप देखिए राहु का एग्जल्टेशन को भी माना जाता है 20 डिग्री में, वो रोहिणी नक्षत्र में ही एग्जल्टेड होता है। तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये समझने वाला बात है। चंद्रमा जहां पे एग्जल्टेड होते हैं उसी राशि में राहु भी एग्जल्टेड होता है। राहु को जेमिनाई में भी एग्जल्टेड माना जाता है। लेकिन आज के डेट में कलयुग में जो मेटेरियलिस्टिक कारक प्लानेट है, जो मेटेरियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन है? राहु। और चंद्रमा से ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप राहु का किसके साथ है? शुक्र के साथ है, क्योंकि ये शुक्र का राशि है जहां पे हम ये बात कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे बॉडी पार्ट्स का बात हो रहा है, तो यूजुअली हेड को रिप्रेजेंट करते हैं मैरिज के थ्रू,
लेकिन जैसे ही आप बॉडी पार्ट्स में जाओगे तो ये गला को रिप्रेजेंट कर सकता है, आपके टोंग को रिप्रेजेंट कर सकता है, और आपका जो फेस है उसको भी रिप्रेजेंट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो यूजुअली जब रोहिणी नक्षत्र में कोई सौम्य प्लानेट रहता है ना, सौम्य प्लानेट कौन से हो गए, जैसे चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा, और जो है पाप पीड़ित ना हो चंद्रमा, तो आपका जो है फेस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। ऐसे ही आप मान लीजिए वहां पे जुपिटर रह रहा है या बुध रह रहा है, तो ये भी सारे आपको बहुत अच्छा सुंदरता प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर तभी होंगे जब शुक्र का भी किसी तरीके का रोल इस पर्टिकुलर साइन में और इस पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा। उसके बाद देखिए, जो एनिमल के बारे में बात हो रहा है, हमने मेल सरपेंट यानी सांपों को रिप्रेजेंट करने वाला है। बर्ड के लिए व्हाइट आउल है। तो माँ लक्ष्मी का जो वाहन है वो व्हाइट आउल है ना। तो ये चीजें जो है रिलेटेड है आपका रोहिणी नक्षत्र के साथ। इधर जामुन ट्री जावा प्लम लिखा हुआ है, और जो कलर है वो डेफिनेटली व्हाइट है। और अगर आप अपने एनर्जी को एनहेंस करना चाहते हैं तो कांचीपुरम में पद्मनाभ मंदिर भी जा सकते हैं और सोमनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। वहां पे भी आपका ये जो एनर्जी है वो एनर्जी प्यूरिफाई और एम्पलीफाई भी होगा, है ना। ऐसे ही आप देखिए, जब हम नवमांस का बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर नक्षत्र का जो पहला पाद है कौन से नवमांस में जाएगा, ये एरीज नवमांस में जाएगा। तो एरीज नवमांस में जब जाएगा तो उसका स्वामी हो गए मंगल। लेकिन मंगल स्वामी तो है, लेकिन वहां पे जो प्लानेटरी एनर्जी है वो शुक्र का एनर्जी है। तो इसीलिए वो इंसान काम भी हो सकता है, क्वाइट जेंटल नेचर हो सकता है, और बिजनेस एक्यूमेन होगा ही होगा। क्योंकि ओवरऑल जो साइन का बात हम कर रहे हैं वो आपके स्टेटस को, और जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है, या जो मेटेरियलिस्टिक गेन है, लग्जरियस लाइफ है, वो तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा होता है अगर ये वर्गोत्तम हो गया। यानी आप देख रहे हो कि नवमांस में भी कोई प्लानेट है जो आपके एरीज में जा रहा है, और इस पे भी जो है आपका 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट में कोई प्लानेट है। तो इसका मतलब है कि जो आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रहे हो या समझाने का कोशिश कर रहे हो, एक्सीलेंट बिजनेस एक्यूमेन, जेंटल जेस्चर, काम क्वाइट पर्सनालिटी, वो तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं आप उसको देख पाएंगे यहाँ पे, है ना। सेकंड पादों में अगर आपका कोई प्लानेट है तो उसका जो रूलर है वो वीनस है, नवमांस में, टॉरस नवमांस में जाएगा। और यहाँ पे लेकिन पहले के मुकाबले मेटेरियलिस्टिक जो आपका रिक्वायरमेंट्स है और जो उसके लिए आपका इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वो एबंडेंस में आपको मिलेगा भी। लेकिन एबंडेंस में मिलने के लिए जो भी प्लानेट वहाँ पे है उस प्लानेट के एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट को आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टॉरस में आप देखिए सैटर्न आके बैठा हुआ है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मंगल है तो आपको क्विक डिसीजन भी लेना है, काम माइंड भी आपका होना चाहिए, लेस आर्गुमेंटेटिव आपको होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो यू कैन से मेंटल एनर्जी है उसको प्रॉपर डायरेक्शंस में यूज करने का एबिलिटीज आपके पास होना चाहिए। सूर्य है तो आपका पिता को रेस्पेक्ट करना है, सूर्य है तो आप जो स्टेटस है उसके लिए आपके जो डिग्निटी है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना है। बुद्ध है तो आपका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है उसका एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, शुड बी ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं इट इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कृष्ण भगवान का 16 कलाएं था, यानी हर चीज में महारत हासिल था भगवान को। जबकि श्री राम जब पैदा हुए थे तो 4 कलाएं था। अलग अलग भगवान का जो रूप है उसमें किसी के 6 कला, लेकिन संपूर्ण कला लेके अगर पैदा कोई हुए तो श्री कृष्ण हुए थे। उनको नरिशमेंट का कारक कहा जाता है। तो विष्णु को रिप्रेजेंट करने वाला जो रूप है, जो गुण है, वो सारा चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मानिए कोई भी प्लानेट आपका 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के अंदर है और ये सेकेंड पाद में है, तो आप समझ जाइए कि यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड। शुक्र का तमाम पावर और क्वालिटीज आपके अंदर है। आप होटल इंडस्ट्रीज में अच्छे कर सकते हैं, आप कोई नर्सिंग या ट्रीटमेंट, आर्ट के थ्रू इनकम, या कोई लोकल गवर्नमेंट वर्क, किसी भी चीज़ पे आप कुछ करते हैं तो मेटेरियलिस्टिक
जो आपके एम्बिशंस है वो बड़े आराम से पूरा हो सकते हैं। ऐसे ही जो आपका थर्ड पाद है, वो थर्ड पादा जो है वो जमीनाई नवमांस में जाता है, जहाँ पे मरकरी रूलर होता है। ऐसे लोग डॉक्टर या फिजिशियन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्रिएटिव टैलेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और बुध जो है बिजनेस का कारक है, तो बिजनेस का क्वालिटीज सबसे ज़्यादा होगा अगर कोई भी प्लानेट आपका थर्ड पाद में रहेगा। कौन से नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में, है ना। हीलिंग और आर्ट और बॉडी साइंस ऐसे टॉपिक्स में भी इनका बहुत अच्छा पकड़ होता है। लास्ट में जो आपका नवमांश आता है वो कैंसर नवमांश है, फोर्थ पाद में, जिसका रूलर चंद्रमा है। और इस नक्षत्र का भी रूलर जो है चंद्रमा है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ट्रूथफुली कोई बिजनेस करते हैं और आप उस पर फोकस करते हैं, चंद्रमा आपका अच्छा है, तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स पा सकते हैं। और आप मटेरियल क्वालिटी जो है वो यहाँ पे फुलफिल करने में आपका एक स्ट्रांग माइंड रिक्वायर्ड है। और आपके अंदर पॉजिटिवनेस भी बहुत होगा। चंद्रमा का क्वालिटी जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज इक्वाली जुड़े हुए होते हैं। तो आपको गार्ड भी करना पड़ेगा अपने उस क्वालिटीज को। लेकिन आप जो है शॉर्ट ट्रैवल्स और ट्रेड के थ्रू बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जो पर्सनालिटी है रोहिणी का, उस पर्सनालिटी पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का इफेक्ट है। तो ऐसे पर्सनालिटी का अट्रैक्टिवनेस होगा ही होगा, सुंदरता। और स्लिम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्यूटीफुल आइज। और उसके बाद इनका जो हंसी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। दे हैव ए वेरी, यू कैन से, हार्ट थ्रोबिंग स्माइलिंग एंड इंटेंसली मोडेस्ट हो सकता है वो इंसान। और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर आपको नहीं मिलेगा। एंड दैट पर्सन कैन बी जेंटल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जेनरस भी हो सकता है। आर्ट, म्यूजिक और सेंसरी प्लेजर के लिए उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रह सकता है। और उसमें वो किसी तरीके का कंपोजिशन हो गया या कोई ऐसे भी वर्क कर सकता है जिसमें हम यूजुअली क्रिएटिविटी और जो इंटेलिजेंस है उसका यूज करते हैं। दैट पर्सन कैन बी वेरी क्रिएटिव और चार्मिंग हो सकता है। ये सारे उसके पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, लेकिन उसके नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं। ऐसे लोग हाईली इमोशनल होते हैं और इनका ओवर अटैचमेंट वाला एक प्रॉब्लम होता है। किसी को लाइक करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान को बिल्कुल अपने कंट्रोल में ही रखें। और इनका माइंड भी जो है कभी कभी इस इमोशनल आउटबर्स्ट के वजह से क्लोज हो सकता है। और ये हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते हैं, ये प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा कंडीशंस नहीं है। मेटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ मटेरियल चीज़ों के बियॉन्ड भी है, इनको समझाना पड़ता है। पोजेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होना। और कई बार ये अपने पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये उनका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनसे जो है इन लोगों को बचना चाहिए। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पहले तो आप देखिए, कहीं भी नॉरिशमेंट का हम बात करते हैं तो फर्टिलिटी और ग्रोथ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है ना। उपजाऊ जमीन, फर्टाइल लैंड, है ना। तो यहाँ पे इनका जो थॉट प्रोसेसेस है, जो डेवलपमेंट पे है, और जो पावर टू नर्चर लाइफ है, ये सारे गुण जो हैं उस पर्टिकुलर प्लानेट के अंदर आपको मिलेगा जो इसी नक्षत्र के अंदर आपके चार्ट में है। मानिए किसी के अंदर सैटर्न है, तो बहुत ही कम उम्र से ऐसा इंसान ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा, अपने फैमिली के लिए पैसा कमाएगा, अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ के दूसरों को हेल्प करेगा। अगर वीनस है तो उसमें बहुत ही छोटी उम्र से आर्ट या किसी तरीके का कल्चर या कोई ऐसे आर्ट फॉर्म है उसमें इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही सुंदर क्यूट बच्चे होते हैं जब आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोमिनेंट प्लानेट जो है इस नक्षत्र के अंदर रहता है। और ऐसे लोगों के आने के बाद उस घर में भी खुशियां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन बच्चों का पैदा होने के बाद उस घर में मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होता है। तो ये जो है उसका की कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैनिपुलेशन के बारे में मैंने बताया है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा धर्म को रक्षा करते थे, ऐसा कहा जाना बिल्कुल ही गलत है ना। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा क्वालिटी था मैनिपुलेटिव नेचर और टीट फॉर टैट। जो जैसा करता था उसको उसी तरीके का ट्रीटमेंट देना वो बार बार सिखाते थे। चाहे आप जो है कर्ण का वध के बारे में बात करिए,
या चाहे घटोत्कच का मृत्यु है, चाहे और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे भगवान ने जो है धर्म को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बनाया था, टिट फॉर टेट वाला मैनिपुलेशन वाला काम किए थे। चाहे द्रोण के वध करने के टाइम में उनके बेटे के मृत्यु को लेकर जो भी बातें उन्होंने युधिष्ठिर से बुलवाया था, वो एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसे नेचर वाले जो भी जातक हैं उनमें किसी को सिड्यूस करना और किसी तरीके से मैनिपुलेट करना, ये टेंडेंसी जो है होगा ही होगा। एंड इसी वजह से क्या होता है, इनके बारे में कई सारे र्यूमर्स भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में बुरा बुरा भला कहेंगे आउट ऑफ जेलसी, इनके पीछे गॉसिप करेंगे और एनविनियस एनवियस फीलिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। और ये तभी होगा जब अच्छे प्लैनेट्स इस साइन में हैं तो लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे या लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। लेकिन अगर इसी साइन में आपका कोई खराब प्लैनेट बैठा हुआ है या उस प्लैनेट के ऊपर किसी खराब प्लैनेट का दृष्टि संबंध है, तो आपके लाइफ में गॉसिपिंग, आपके पीछे बैक बाइटिंग करने वाले आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो सकते हैं। और वो आपके लाइफ में और किसी रिलेशनशिप में पॉइजन घोल के जीवन को किसी ना किसी तरीके से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बीवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। जब आपके प्रोमिनेंट प्लैनेट्स इस पर्टिकुलर नक्षत्र में हैं तो या तो आप खुद ही दूसरों के बारे में गलत बातें बोलना, अफवाह फैलाना, या जो है किसी तरीके का जेलसी वाला फीलिंग्स को बढ़ावा देना बंद करिए, या तो आप अपने आप को गार्ड करिए ताकि कोई आपका सीक्रेट जान के आपको मिसयूज ना करे, आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के बात ना बोले। तो ऐसे लोगों को सिक्रेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कालपुरुष कुंडली में इसके जो जस्ट अपोजिट हाउस है वो 8th हाउस है ना। और अपोजिट हाउस 8th हाउस का मतलब है कि डायरेक्टली 8th हाउस का इफेक्ट जो है सेकंड हाउस पे रहेगा ही रहेगा। उसका एनर्जी जैसे भी हो इस हाउस में इजीली ट्रांसफॉर्म होता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा। और ऐसे लोगों का क्या टेंडेंसी हो सकता है, तो कृष्ण है तो क्वालिटी जो है जैसा भी हो, अगर वहां पे कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो सेल्फ रेज करना, इगोइस्टिक बनना भी इनके लाइफ में देखा जा सकता है। और चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, अपना इम्पोर्टेंस को शो करना, और किसी तरीके का फॉलिंग इन डूइंग अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, यू कैन ऑल्सो फाइंड सच ट्रीट्स। तो प्रोफेशनल पाथवेज क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। नॉरिशमेंट का मतलब देखिए, जीवन बचाने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है फूड एंड ड्रिंक्स। तो फार्मिंग जो है बड़े आराम से ये लोग जो है कर सकते हैं, और आज के डेट में लोग फार्मिंग करके भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पर्टिकुलरली कोई फ्लावर का फार्मिंग हो गया, कोई आपके मेडिसिनल प्लांट्स का फार्मिंग हो गया। तो आपको गार्डनिंग का एक हैबिट भी बनाना चाहिए। अगर आपका कोई प्लानेट इस पर्टिकुलर नक्षत्र में है या ये कोई प्रोमिनेंट हाउस को ऑक्युपाई कर रहा है, तो यूजुअली आप देखिए उसी के अकॉर्डिंग आप ये तमाम चीजें कर सकते हैं। फार्मिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, फूड प्रिजर्वेशन का काम हो गया, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाना, मेडिसिन बनाना, ये सारे जो नेचुरल ग्रोथ और कल्टीवेशन से जुड़े हुए प्रोफेशन हैं आप कर सकते हैं। शुरू में आप में से अदिति में हमने बताया था इंजीनियरिंग और ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पे भी आप देखिए मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको ये भी याद रखना होगा ये वही पर्टिकुलर नक्षत्र है जहाँ पे राहु भी जो है एग्जल्टेड होता है। तो केमिकल्स को राहु रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जो है मैकेनिकल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो राहु के लिए कहा जाता है शनिवत राहु। तो इसीलिए मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग, ऑयल और पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि चंद्रमा के साथ 4th हाउस जुड़ा हुआ है, तो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बनने के वजह से, और ट्रांसपोर्टेशन जो यूजुअली चंद्रमा शॉर्ट जर्नीज को या जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है, टूरिज्म वेंचर, वो तमाम चीजें आपके लिए भी एक पैसा कमाने का जरिया हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल इनकम के सोर्सेस हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि चंद्रमा सेकेंड हाउस में एग्जल्टेड होता है, बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस डीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे बहुत आराम से आप कर सकते हैं। और ये सेकेंड हाउस जो है कम्युनिकेशन का हाउस है, तो इसीलिए ऐसे लोगों के पास नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, अपने बातों को बड़े आराम से और तरीके से ये प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ऊपर से शुक्र के राशि में चंद्रमा का स्थिति हो, ये नक्षत्र जो है टॉरस में हो, तो क्रिएटिव इंडस्ट्री जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, ज्वेलरीज हो गया, एक्सपेंसिव टेक्सटाइल्स हो गया, आर्ट, म्यूजिक,
ये सारे फील्ड में भी आप महारत हासिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो प्लानेट आपको इस तरीके का रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके चार्ट में बैठा हुआ है, उसके एनर्जी को आप एनहेंस करो। तो ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज वाला बात मैं कर रहा हूँ, अगर शुक्र आके यहाँ पे बैठा हुआ है या चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप ये तमाम जो बिजनेस एक्यूमेंस हैं और जो बिजनेस वेंचर्स हैं, उस पे आराम से आप जा सकते हैं। तो आप देखिए, नॉरिशमेंट का कारक है, इसका मतलब है कि कोई भी फील्ड आप चुन रहे हैं, उस फील्ड में ग्रोथ बहुत आराम से ये नक्षत्र आपको दिला सकता है। तो फाइनली हॉस्पिटैलिटी एंड मेराइन, ये चीज़ें भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है लिक्विड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपके एक्वाटिक इंडस्ट्रीज है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल वाटर्स है, फास्ट फूड है, शुगर केन बिजनेस है, होटल्स, बार्स, और फाइनली मेडिकल एंड हीलिंग। तो आप देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई भी फील्ड लगभग नहीं बचा है जहाँ पे आपके टॉरस वाला जो एनर्जी है वो काम नहीं कर रहा है। अगर वीनस है तो आपको क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए। अगर आपके सूर्य बैठा हुआ है तो आप मेडिकल और हीलिंग वाली इंडस्ट्री पे जाना चाहिए। और अगर आपका चंद्रमा इस राशि में है तो हॉस्पिटैलिटी और मराइन वाला फील्ड आपके लिए अच्छा है, फाइनेंस का फील्ड अच्छा है। अगर सैटर्न या राहु का कोई एस्पेक्ट है या वो बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग और ट्रेड आपके लिए अच्छा है। और एग्रीकल्चर और ग्रोथ जो है, वो फाइनली ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको अपना हैबिट डेवलप करना ही चाहिए। अगर आपके इस पर्टिकुलर राशि में और नक्षत्र में ये प्लैनेट्स हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल सोर्सेस हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरीज जिसके साथ ये नक्षत्र को हम जुड़े हैं, इसको हम पहले से ही डिस्कस कर रखे हैं। रोहिणी जो है ब्रह्मा जी का ग्रैंड डॉटर है, और वो डॉटर ऑफ दक्ष प्रजापति है। और जो है चंद्रमा को मैरिज किए हुए हैं, और चंद्रमा का सबसे पसंदीदा पत्नी है। तो इसी वजह से जो श्राप का बात हमने शुरू में कहा था, उस श्राप से चंद्रमा को बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप करना पड़ा था। और भगवान शिव प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद भी दिए थे। उन्होंने जो श्राप दक्ष प्रजापति का था, उससे कंप्लीटली उनको जो है हील नहीं कर पाए। उन्होंने कहा 15 दिन तक आपका रेडियंस बढ़ता रहेगा और 15 दिन तक घटता रहेगा, दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आपका है तो आप एक कांस्टेंट एनर्जी सोर्स कभी भी नहीं पाएंगे। देयर इज ऑलवेज लाइकलीहुड कि उस एनर्जी का जो है एक साइकिल ऐसा हो जिसमें वो डिमिनिशिंग भी हो और एक में एनहेंस भी हो। तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, और आपको जो है मंडे को फास्ट करना चाहिए। और फाइनली जो जेलसी है, र्यूमर्स है, सेडक्शन है, ये सारे गुण जो हैं इनबिल्ट है रोहिणी के अंदर, है ना। तो आपको इससे बचना चाहिए। और दूसरा है जो मैनिपुलेशन का बात है, कृष्णा जी के बारे में मैंने बहुत सारी बात बताया है। ब्रह्मा जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि ब्रह्मा हैज क्रिएटेड माँ सरस्वती, एंड ऑल्सो ब्रह्मा हैज मैरिड माँ सरस्वती, है ना। सो ये कोई कंट्रोवर्शियल चीजें हैं नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई डीप मीनिंग हम दे सकते हैं कि ब्रह्मा जी को ये श्राप मिला है कि आपका कहीं पे भी पूजा नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह पे उनका पूजा होता है, जो है पुष्कर। लेकिन यहाँ पे आपको यह भी समझना है कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है ना। और ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन है। तो अल्टीमेटली जो भी ज्ञान हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए जितना ज्यादा पॉजिटिवनेस आपके अंदर होगा, आप उस ज्ञान को सिर्फ मैनिपुलेट करके यूज करना चाहोगे, तो आपको एक्चुअल में जो रियल सेंस में माँ सरस्वती का वरदान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्ञान को हमेशा एक्सपांसन का कारक कहा जाता है। ज्ञान का वृद्धि होना चाहिए, इसको आप पोजेस करके अपने पास नहीं रखोगे। और आज के डेट में ये सारे, खास करके एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में आप देखते हो, बहुत सारे लोग हैं जो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, डेलिबरेटली मिसगाइड करते हैं लोगों को, डेलिबरेटली ऐसे चीजों को छुपाते हैं जो एक्चुअल में छुपाना नहीं चाहिए। तो ये उस चीज को बता रहा है। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ, यू कैन से, गुड थ्योरीज, जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, लेकिन आप उसको पोजेस भी करना चाहते हो, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो। तो वो जो कंट्रोल है, वो एक्चुअल में वो पॉजिटिवनेस ब्रह्मा से रिप्रेजेंटेड है। कहा जाता है जब माँ सरस्वती का जन्म हुआ, तो अल्टीमेटली उनके सुंदरता के पीछे ब्रह्मा जी इतना ज्यादा जो है
एसोसिएटेड हो गए थे कि जो इस डायरेक्शन में माँ सरस्वती गई वो उसी डायरेक्शन में देखना शुरू किए। तो उनका 4 मस्तक नहीं था, 5 हो गया था। वो ऊपर भी देखना शुरू कर देते, जिसको एक्चुअल में शिव जी ने सिवियर्ड कर दिया था। एंड दैट इज व्हाई ही हैज लॉस्ट हिज 5th हेड। तो आपको ये जो है नॉलेज के टर्म पे समझना है। आप सोचिए जो साइंटिस्ट वगैरह हैं जिन्होंने एक्चुअल में हमारे सोसाइटी को इतना ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किए हैं, अगर वही वो सारी चीज़ों को पोजेस किए होते और अपने पास ही रखे होते और उसको मैनिपुलेट किए होते, तो जितना आराम परस जिंदगी अभी हमारा है वो कभी भी नहीं हुआ था। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने सिर्फ क्रिएट नहीं किया, वो उसको अबंडेंटली फ्री हैंड में हमें डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। तो वी शुड बी लाइक दैट, एंड दैट इज द रियल पर्पस ऑफ नॉलेज। एंड फाइनली ये जितने भी स्टोरीज है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड यू शुड गो ऑन रीडिंग देम, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड द फाइनर मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। चाहे ब्रह्मा के बारे में हम बात है, सुपरिटिका है, या गायत्री जो ब्रह्मा के सेकेंड वाइफ है ना जी, माँ के बारे में गायत्री मंत्र कहते हैं, वो एक्चुअल में माँ सरस्वती से अलग भी नहीं है ना। तो कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके वजह से भगवान जो है एक दूसरे को श्राप देते हैं, या कोई देवी का श्राप होता है, और उसी के साथ हमारे एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरीज और हमारे पुराण जो है एंटांगल्ड है, और उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द स्टार, दैट इज रोहिणी। तो किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, अगर किसी का लग्न का नक्षत्र रोहिणी होगा तो उससे क्या समझना चाहिए? देखिए रोहिणी का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आपका पर्सनालिटी में किसी तरीके का जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण होगा वो क्या होगा, क्रिएशन, है ना, ओके। नॉरिशमेंट। यानी ऐसे इंसान बहुत लोगों को एक्चुअल में खाना खिला सकता है, पाल पोस सकता है। और एक्चुअल में ऐसे लोग बहुत ही भाग्यवान होना चाहिए जो ये कर पाते हैं, है ना। यूजुअली बहुत सारे लोग दुनिया में सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, लेकिन आपके फर्स्ट हाउस में जब रोहिणी नक्षत्र होगा और उसमें कोई प्लानेट होगा, क्योंकि आप देखिए जब तक कोई नक्षत्र खाली रहता है ना वो डोरमेंट होता है ना, उसका नक्षत्र स्वामी जो है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कोई नक्षत्र के अंदर आके कोई प्लानेट बैठ जाए तो फिर उस प्लानेट का क्वालिटीज को आप नॉरिश करके यूज करके बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं। लेकिन आपका पर्सनालिटी तभी उभरेगा जब आप गेन के बाद ना लोगों को उस नॉरिशमेंट का फायदा भी पहुंचाओगे। पहले तो आपको अपने रिलेटिव्स को, अपने जो ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनका बहुत प्रॉपर ख्याल रखना है। तो ये उसका मीनिंग है। सेकंड है, ये कौन से राशि के अंदर आता है, ये शुक्र के राशि के अंदर आता है। तो शुक्र को भी बहुत सारे पावर मिले हैं, जैसे आपका मृत्यु संजीवनी का पावर है शुक्र के पास, जो क्रिएशन का पावर है वो शुक्र के पास है। तो अल्टीमेटली ये नक्षत्र ये बताता है कि आप सिर्फ अपने लिए दुनिया जीने नहीं आए हो, कई लोगों को आपको हेल्प भी करना है, और आपके मेटेरियलिस्टिक पावर को इतना दूर तक आपको बढ़ाना है ताकि आप आराम से लोगों को खिला पाएं, उनको जो है लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशंस प्रोवाइड करें जिसमें वो अपने पाँव पे खड़े हो पाए। ये उसका मीनिंग है। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना नहीं है? ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है मैं बीएनएन का एक क्लास लूंगा, तो मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों को, है ना। बीएनएन में हमने मैरिज कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो बताए थे, जॉब का प्रेडिक्शन के बारे में हम बताए थे। बीएनएन में आपके किस्मत में बहुत अच्छा चीज कब आप अचीव करोगे उसके ऊपर मैं कुछ जो है मटेरियल्स कलेक्ट किया हूँ। आई विल टेक ए क्लास ऑन दैट। ठीक है। Thank तो you, सभी को sir. नमस्कार और थैंक यू। Thank you very much, sir.
नमस्कार सर। नमस्कार सर।